अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में, मुसन्निफ़ा है नाहिला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। अजीब कैफियत थी दिल की। घर के एक एक हिस्से को देखते वो लाउंज की तरफ आए थे। सब सामान पैक हो चुका था। कल इस घर को हमेशा के लिए छोड़ जाना था। इस घर में उन्होंने होश संभाला था, माँ बाप की मोहब्बतें समेटी थी, रिजाब की शरारतें देखी थी। इस घर के दरो दीवार उन आहों कराहों के गवाह थे जिसके कर्ब से वो और उनके घर के सब अफराद गुजर रहे थे। ज़िंदगी नाम ही तगय्युर का है, मगर कभी कभी ये तगय्युरात ऐसे तूफ़ान की सूरत में आते हैं कि मजबूत से मजबूत तनावर दरख्त भी ज़मीन बोस हो जाते हैं। फिर वो तो गोश्त पोस्त से बने इंसान थे जो सीने में दिल रखते थे, ऐसा दिल जिसमें बहन का रोग नासूर बनकर फैल रहा था, जो उनको अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद से भी बढ़कर अजीज़ थी। रिजाब की ज़िंदगी में आने वाला तूफ़ान उनकी बुनियादें भी खोखली कर गया था, मगर रिजाब के लिए उसे एक नॉर्मल और कामयाब ज़िंदगी देने के लिए उनको सारी असियतें और रोग छुपा कर रखने थे। उस घर को फ़रोख्त करना उनके लिए आसान नहीं था, मगर वो ये काम बहुत सोच समझ कर रहे थे। उनको अपना बिज़नेस शुरू करना था, फाइनेंशियली अपने ख़ानदान को मजबूत करना था और सबसे अहम ये कि वो उन सबको गुजरे तूफ़ान की तबाहकारियों से दूर ले जाना चाहते थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते वो रिजाब के कमरे की तरफ आए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने ही बेड पर सूटकेस खुला रखा था और उसके करीब ही रिजाब सर झुकाए साकित बैठी थी। उसे देखते हुए आज फिर कोई खंजर रासिब के दिल में उतरा था। रिजाब की खामोशी और अलग थलग रहने की आदत अब नई नहीं रही थी। रासिब जानते थे कि इस घर को छोड़ना रिजाब के लिए भी किसी सदमे से कम ना होगा, मगर जो कुछ वो बर्दाश्त कर चुकी है उस सब के सामने यह सदमा बहुत मामूली था। एक पल को रुककर उन्होंने खुद को मजबूत किया और फिर हल्का सा खंगारते हुए कमरे में दाखिल हुए, मगर रिजाब उनकी तरफ मतवज्जा नहीं हुई थी। सर झुकाए वो बस यकटुक गोद में रखे सुर्ख लिबास को देख रही थी। आसिफ उसे मुखातिब करते करते यकदम रुके थे। उसकी गोद में रखे सुर्ख लिबास को देखते हुए उनकी आंखों में खून उतरने लगा था। बढ़ते इश्तियाल से उनका चेहरा चटक गया था। आगे बढ़कर उन्होंने वह सुर्ख लिबास रिजाब की गोद से यूं दूर फेंका जैसे वो कपड़े ना हों, काले बिच्छू हों। दहाड़ते हुए उन्होंने निदा को आवाज़ दी। निदा वहाँ भागी आई थी। उस दरिंदा सिफ्त शख्स से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ इस घर में बाकी कैसे रह गई? इसे क्यों ज़ाया नहीं किया? वो गरजे फ़क चेहरे के साथ निदा ने फर्श पर पड़े लिबास को देखा। ये वो लिबास था जो रिजाब ने अपने निकाह के दिन पहना था। निदा बस गंग खड़ी रह गई थी। रिजाब, तुम इन कपड़ों को अपने हाथों से आग लगाओगी अभी और इसी वक्त। भड़कते लहजे में वो साकत बैठी रिजाब से मुखातिब हुए और फिर खूंखार नज़रों से निदा को देखते कमरे से निकल गए। रिजाब, तुम्हारे आगा जाना भी गुस्से में है, मगर तुम ये बदशगुनी मत करना। ये तुम्हारे जिस्म से उतरे कपड़े हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं। जो होना था वो हो चुका। अब यूं अपने कपड़ों को जलाकर राख करना अच्छी बात नहीं। निदा उसे समझा रही थी, जो सपाट चेहरे के साथ उन कपड़ों को ही देख रही थी। रिजाब, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? निदा ने उसके शाने को हिलाया, मगर वो उनके बजाय जारिहाना तेवरों के साथ वापस आते रासिब की तरफ मतवज्जा थी। लाइटर नीचे पड़े लिबास पर फेंक कर रासिब ने उसे देखा। लगा दो इसे आग, जलाकर राख कर दो हर उस चीज़ को जिसने हम सबकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। रासिब के लहजे में संगलाख चट्टानों जैसी सख्ती थी। रिजाब को फर्श पर घुटनों के बल बैठकर लाइटर उठाते देखकर निदा खामोश नहीं रह सकी थी। रासिब, ये सब ठीक नहीं है, बहुत बुरा असर पड़ेगा रिजाब पर। अब इसके डॉक्टर के साथ साथ खुद अपनी मेहनत भी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह तो वो कभी नहीं निकल सकेगी इन अजियतों से। निदा लड़ते लहजे में बोल रही थी, मगर ना रासिब सुन रहे थे ना रिजाब को कुछ सुनाई दे रहा था। लाइटर की भड़कती लो पर उसकी सब्ज पुतलियाँ चंद लम्हों तक साकत रही और फिर उसने वही किया जो रासिब चाहते थे। चंद पल में ही नफीस कपड़े ने आग पकड़ ली थी। भड़ जलकर राख बंदे कपड़ों से नज़र हटाते रासिब कमरे से निकल गए थे। निदा शदीद मायूस और गमज़दा खड़ी रिजाब को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तभी निदा बुरी तरह चौंक कर अपने आते बेटे की तरफ मतवज्जा हुई थी और अगले ही पल घबरा कर कमरे से भागी थी। राख का ढेर बन जाने वाले कपड़ों के पास बैठी वो कुछ देर तक बाहर से आती आवाज़ों को सुनती रही और फिर अपने कपड़ों को खींचती दरवाजे की सिमत पड़ी। रासिब, दरवाज़ा खोलें, अल्लाह के लिए दरवाज़ा खोलें। सामने ही निदा बंद दरवाजे को धड़धड़ाती रोती चीखती भी जा रही थी। रिजाब उनकी तरफ जाने की बजाय बंद कमरे की खिड़की की सिमत पड़ी। बंद शीशों के दूसरी तरफ पर्दा ज़रा सरका हुआ था
और अंदर का जो मंजर उसे नजर आ रहा था वो उसकी आंखों को पथरा गया। वजूद कांपने लगा था। निदा बंद कमरे में गूंजती वो आहोजारियां और सीना को भी सिर्फ सुन सकती थी। वो ये सब फटी आंखों के साथ देख रही थी। आवाज़ें खो जाएं तो सन्नाटे चीख उठते हैं। उसके अंदर भी सन्नाटे सर पटकते चीख पुकार कर रहे थे। सन्नाटे में शीजा ही नहीं, शिराज भी आ गया था इस सवाल को सुनकर जो सरकाश ने किया था, और अब जवाब तलब नज़रों से शिराज को देख रहा था। भाई वो बहुत मक्कार और झूठी है, शिराज से खार खाती है, इसलिए झूठे इल्ज़ाम लगाकर इसे आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, और आप उसकी बात का यकीन कर रहे हैं। नहीं किया यकीन। सरकाश ने शीजा की बात काटी। शिराज, मैं जानता हूँ कि वो तुमसे और तुम उससे किस हद तक नफरत करते हो। तो राज का इल्ज़ाम मैं तभी गलत साबित कर सकता हूँ जब तुम मुझे बताओगे कि हकीकत क्या है। क्या तुम उसके पास झगड़ा करने के इरादे से गए थे या कोई और वजह थी जिसका उसने गलत मतलब लिया? तुम दोनों के ताल्लुकात ऐसे रहे हैं कि वो तुम पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम भी लगा सकती है। तुम खुद भी उस पर किसी हमले का इल्ज़ाम लगा सकते हो। मैं दुराज के इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं बल्कि सच जानना चाहता हूँ। बहुत संजीदगी से वो शिराज से मुखातिब था। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे याद आ रहा है कि घर से जाते हुए उसने ढके छुपे अंदाज में मुझको धमकियां दी थी, खबरदार किया था मुझे अपनी मकारियों से। वो जो करना चाहती है उसकी शुरुआत उसने कर दी है। वो आपको मुझसे बदजन करना चाहती है। मुझ पर उसके बेहुदा इल्ज़ाम को सुनकर आपको तो उसका मुँह तोड़ देना चाहिए था। शिराज बिफरे तेवरों से बोला। दुराज की जगह कोई और होता तो ज़रूर तोड़ देता, मगर दुराज हमारे घर और ख़ानदान का हिस्सा है। वो मामला जो भी था मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। मुझे यही बेहतर लगा कि उससे बहस करने के बजाय मैं पहले तुमसे पूछूं। भाई, आप अम्मी से पूछे, उन्होंने। अम्मी को दरमियान में मत लाओ, ये तुम्हारा और दुराज का मामला है। अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम दोनों को तनबीह कर रहा हूँ कि अम्मी तक इन सब बातों की भिनक भी नहीं पहुँचनी चाहिए। सरकाश ने तनबीही नज़रों से उन दोनों को देखा। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस दिन अम्मी ने मुझसे कहा था कि रायमा से बिल लेकर उसकी अदायगी कराओ। हर माह की ये रूटीन है मेरी। शहर में मुझे कोई नज़र नहीं आया। बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। मजबूरन मुझे कमरे तक जाना पड़ा। बस मेरे कमरे में जाते ही उसने शोर मचा दिया, वावेला शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसी घर में मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं। क्या उनकी मौजूदगी में मैं ऐसा गलीज काम करने का सोच भी सकता था? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया था तो तुम भागे क्यों? वहीं रुककर उसे गलत साबित क्यों नहीं किया? सरकाश ने पूछा। उस वक्त मुझे यही लगा कि वह ज़बरदस्ती मुझसे झगड़ा करने के लिए चीखों पुकार कर रही है। मैं रुक जाता तो हंगामा और बढ़ जाता। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो कैसा घिनौना इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है, और अब उसी इल्ज़ाम को हथियार बनाकर आपको मेरे खिलाफ़ कर रही है। मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं, तो सबूत उसके पास भी नहीं अपने झूठे इल्ज़ाम का। मैं सिर्फ कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आपसे बढ़कर मुझे कुछ अजीज़ नहीं। आप मेरे भाई ही नहीं, मेरे बाप भी हैं। मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई बेहुदा काम नहीं किया, कभी भी नहीं। जज्बात की रो में बहते हुए उसने यकदम सरकाश के सर पर हाथ रखकर बहुत मजबूत लहजे में कहा, जबकि शीजा को सांप सूंघ गया था। वो बस शिराज के हाथ को देख रही थी जो उसने सरकाश के सर पर रखा हुआ था। दूसरी जानिब सरकाश गहरी संजीदगी से शिराज के तासुरात को जांच रहा था। ठीक है, गहरी सांस भरकर उसने शिराज के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम दुराज के सामने दोबारा मेरे सर की कसम खाकर ये सब कह सकते हो? मैं हज़ारों बार ये कसम खाने को तैयार हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की नज़रों में खुद को बेकसूर साबित करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी नज़रों में सुरखरू होना चाहता हूँ। उस 2 टके की लड़की और उसके झूठे इल्ज़ाम की मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा हो। मुझे तुम पर यकीन है। सरकाश ने इतना ही कहकर एक निगाह सोचों में गुम शीजा को भी देखा और फिर जाने के लिए पलट गया था। शीजा ने एक तेज़ निगाह अपनी तरफ मतवज्जा होते शिराज पर डाली थी और फिर खुद भी वहाँ से चली गई। सर पर चादर लेते हुए एक बार फिर वो आईने में हैरत से अपना अक्स देख रही थी। बरसों की थकन आलाम की जर्दी चेहरे से मिट चुकी थी। हर नक्श में अब फूलों से निखार और हलावत दर आई थी। वो मुताज्जब पहले थी भी तो अब नहीं रही थी। हैरत फितरी थी। एक खूबसूरत बंधन ने कैसी काया पलटती थी। ये जो कुछ भी था यकीनन 2 आंखों का ही असर था। वही आंखें कि जिनसे निगाह चुराना उसके लिए अब नामुमकिन था। वीरान बयाबान ज़िंदगी एक शख्सी वजह से कैसा अनोखा रूप धार चुकी थी। चार सिमत मोहब्बत के गुल खिले थे, चाहतों के दिए रोशन थे। शायद ये कुर्बे मंजिल के आसार थे, दुरुस्त रास्ते की निशानियाँ थीं। एक पुरसकून सांस लेते हुए उसने आंखें बंद की थी। सुनहरी किरणों के हाले में एक चेहरा उभरता उसे रूह तक सरशार कर गया था। ये सब हकीकत है, सच है।
जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने जा रहा है ख्वाब नहीं, अटल हकीकत है। खुद को यकीन दिलाती वो आईने के सामने से हट गई थी। टिफ़िन संभाले वो जंग आलूद गेट से बाहर निकली तो पहली नज़र उस पर ही गई थी जो पोल से पुश्त टिकाए उसकी तरफ ही मतवज्जा था। आगे कदम बढ़ाती वो उस गाड़ी की तरफ भी मतवज्जा थी जो सड़क के दूसरे किनारे पर रुकी हुई थी। उस पर बड़ी सी गाड़ी की छत पर भी कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। गाड़ी में यकीनन ख़वातीन भी मौजूद थीं। शोर से अंदाज़ा हुआ था कि ये लोग शायद पिकनिक पर जा रहे हैं। गाड़ी में खराबी हो गई है, उसकी हैरान सवालिया नज़रों पर अर्श ने बताया। जबकि वो गाड़ी से बाहर आती लड़कियों की तरफ मतवज्जा होती दिलचस्पी से उन सबको देखने लगी थी। वो सब मुझसे ज़्यादा अहम है शायद। अर्श की नाराज़ आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। तुम जानते हो कि ये मुमकिन नहीं, वो बोली। कभी कभी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक हमारे सिवा सब मुतमईन है, शादो आबाद हैं। पता नहीं ये नज़र का धोखा होता है या खुद तरसी की कोई मंजिल। उन सब लड़के लड़कियों को आपस में खुशगपियों में मगन देखकर वो अजीब लहजे में बोली। मगर हम ये सच भी जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ, कठिनाइयाँ अलग अलग नौयत के साथ किसी न किसी सूरत में दाखिल होने का रास्ता बना लेती हैं। अगर कोई हर हाल में मुस्कुरा रहा है तो यकीनन वो गम और आलाम के दरमियान से छोटी छोटी खुशियाँ कुशीद करना जानता है। अर्श के संजीदा लहजे पर उसने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। उनकी गाड़ी को ठीक करने में तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, वो बोली। मुझे नहीं लगता कि वहाँ मेरी किसी मदद की ज़रूरत है। वो लोग अच्छी तरह टायर बदल रहे हैं, अर्श ने कहा। वो सब लड़कियां बार बार तुम्हें इस तरह क्यों देख रही हैं? सुनाइशा के खिफ़्फ़त ज़दा लहजे पर वो हैरान हुआ। पता नहीं, मुझे तो ये तुमसे मालूम हो रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ? जीन्स की चुस्त जैकेट के अध खुले गिरेबान की जिप बंद करते उसने पूछा। अर्श में मजाक नहीं कर रही। उसकी आंखों से टपकती शरारत पर वो खफगी से बोलती यकदम चुप हो गई कि रुकी हुई गाड़ी की छत पर मौजूद लोगों ने म्यूज़िक ऑन करने का शोर मचाना शुरू कर दिया था। कानों को फाड़ देने वाले म्यूज़िक ने कम अज़ कम सुनाइशा को तो दहला कर रख दिया था। माइकल जैक्सन के थ्रिलर ने यकदम माहौल को होलनाक हद तक बदल कर रख दिया था। तभी वो हक दक रह गई थी जब उसने अर्श को एक ही जस्ट में सड़क पर उतरते देखा था। अर्श का रुख उसकी ही जानिब था और अब माइकल जैक्सन के मखसूस मूनलाइट स्टेप में वो पीछे की तरफ भागा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जूतों तले खुरदरी सड़क नहीं बल्कि शीशे का फर्श है जिस पर उसके जूते फिसलते जा रहे हैं। गाड़ी की तरफ मौजूद सभी अर्श की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। तेज़ चिंगाड़ते म्यूज़िक में सीटियों और आवाज़ों का शोर भी शामिल हो गया था। कुछ लड़के भी मौज में आते अर्श का साथ देने आ गए थे और फिर थ्रिलर का बाकायदा आगाज़ हो गया था। सुनाइशा बस दंग नज़रों से अर्श के जोश और वलवले को ही देख रही थी। उसने उन सब लड़कियों को तकरीबन पागल कर दिया था जो हलक के बल चीख रही थी। अर्श समेत उन सभी लड़कों की एनर्जी काबिले दीद थी। वो सब मुकम्मल फॉर्म में और माइकल जैक्सन के सच्चे परिस्तार दिखाई दे रहे थे। खौफनाक और हैजान खेज माहौल में पोल से लगी कुछ वक्त तो वो उस सबको वहशतज़दा नज़रों से देखती रही थी। अर्श मगन था उस होलनाक शोर शराबे में। उसकी घुटन और वहशत बढ़ती चली गई थी। इससे पहले कि दम घुट जाता वो तेज़ी से पलटती घनी शाखों तले फैली तारीकी की सिमत बढ़ गई थी। कब वो हंगामा थमा, किस वक्त गाड़ी वहाँ से गई, उसे पता नहीं चला। बाउंड्री पर सर झुकाए वो सख्ती से कानों पर हाथ जमाए बैठी थी जब अर्श उसकी तरफ आया था। मैंने तुम्हें मुतासिर करने के लिए इतनी मेहनत की और तुम यहाँ भाग आई, हद होती है। उसके सर को उंगली से बजाता वो करीब बैठा था मगर अगले ही पल बुरी तरह चौंका जब सुनाइशा कानों से हाथ हटाकर चेहरा हाथों में छुपा गई थी। तुम्हें क्या हुआ? दंग नज़रों से उसे देखता वो उसके सामने घुटनों के बल आ बैठा था और उसके हाथ चेहरे से अलग किए थे जो सिसकियों को रोकने की कोशिश करती मज़ीद चेहरा झुका गई थी। सुनाइशा, मैं अभी और इसी वक्त मर जाऊंगा। बताओ तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इस तरह रो रही हो? वो शदीद मुस्तरिब होता पूछ रहा था। जवाबन वो बमुश्किल नफ़ी में सर हिला सकी थी। कुछ नहीं हुआ इसलिए रो रही हो? वो हैरान परेशान था जबकि सुनाइशा उसी तरह लड़ती सिसकियाँ भरती रही थी। सुनो, कुछ देर पहले जो मैं कर रहा था वो सब तुम्हें पसंद नहीं आया? चांद की दूधिया मध्यम रोशनी में अर्श ने बगौर उसकी भीगी पलकों से टूट टूट कर बिखरते मोतियों को देख कर पूछा। तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे क्या गलती हुई है? बताओ मुझे, क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं आया? अर्श के नरम लहजे पर उसने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। गहरी सांस लेकर वो उसकी पलकों से फिसलते कतरों को पोरों में समेटने लगा। बस यूं ही खुद पर काबू ना रहा था। सोचा था तुम खुश हो जाओगी और वो सब भी जो गाड़ी ख़राब होने की वजह से बेजार थे। तुम यहाँ मेरे लिए आए थे या उन सबको खुश करने? वो रूंधे लहजे में बोली। जाहिर है मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही मौजूद हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब तुम्हें नागवार गुजरेगा
تو کبھی ایسی جرت نہیں کرتا۔ میں ہر اس چیز پر لعنت بھیجتا ہوں جو تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت۔ عرش کے گمبھیر لہجے پر وہ سن رہ گئی تھی۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے چاہا تھا کہ اپنا ہاتھ عرش کی گرفت سے نکال لے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ جذب کی اسی کیفیت میں وہ اس کے ہاتھ کی پشت لبوں سے چھو رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ مجھے ابھی اتنا حق نہیں حاصل ہوا، شاید میرا یہ عمل بھی تمہیں پسند نہ آیا ہو، مگر میں جذبوں کے اس اظہار سے خود کو نہیں روک سکوں گا۔ یہ ایک پاکیزہ اور مقدس عمل ہے جس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں، جو بے اختیاری ہے۔ محبت پر بھی کبھی اختیار حاصل ہوا ہے؟ اس کا سحر انگیز لب و لہجہ زنائشہ کو روح کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ آئندہ میں ایسا کوئی موقع نہیں آنے دوں گا، لیکن انسان ہوں، انجانے میں میری کسی حرکت سے دل کو ٹھیس پہنچے تو مجھے برا بھلا کہہ کر دل ہلکا کر لینا۔ اس طرح رونے کی اجازت میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا، سمجھ گئی؟ اب ہاں میں جواب دے کر مسکرا بھی دو تاکہ میری جان میں جان آئے۔ عرش کی تاکید پر وہ اس کی وارفتہ نگاہوں میں دیکھتی، اسبات میں سر ہلاتی، ہلکا سا مسکرائی۔ ذرا اچھی نہیں لگتی روتے ہوئے، میں ڈر کر بھاگنے والا تھا۔ اب مجھے کھانا بھی کھلاؤ گی یا یوں ہی قدموں میں بٹھائے رکھو گی؟ عرش کے خشمگی لہجے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ ٹھنڈی آہ کے ساتھ شعر پڑھتے ہوئے عرش نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ عرش یہاں آ کر کھانا کھاؤ، ٹیفن کی طرف متوجہ وہ خشمناک لہجے میں بولی۔ پیار سے نہیں بول سکتی؟ خفگی سے اسے دیکھتا وہ سامنے آ بیٹھا تھا۔ بول سکتی ہوں مگر بولوں گی نہیں ورنہ گلے ہی پڑ جاؤ گے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے نوالا عرش کی طرف بڑھایا ہی تھا، اگلے ہی پل وہ چیخ اٹھی۔ عرش! اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے زنائشہ نے چنچلا کر اس کے شانے پر وہی ہاتھ جڑنا چاہا تھا، مگر بلند آواز میں ہنستا عرش صاف بچ نکلا تھا۔ اب خود ہی کھاؤ، میں نہیں کھلاؤں گی تمہیں۔ اپنی انگلی سے ہلاتی وہ ناراضگی سے بولی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے، توبہ کرو توبہ۔ میں توبہ کروں؟ اور تم نے جو واہیات حرکت کی وہ بگڑی، وہ تو عمل کا رد عمل تھا، تم نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ عرش میری انگلی کاٹ کر تم ذرا بھی شرمندہ نہیں؟ پاگل ہو کیا؟ وہ اس کی ڈٹائی پر ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ کھانا کھلا دو، سارا دن کی محنت مشقت کے بعد اتنا لذیذ کھانا تمہارے ہاتھوں سے کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اس کی بے صبری نے زنائشہ کو مستعد کر دیا تھا۔ یہاں سے رات جانا ہے۔ عرش سارا دن کی محنت کے بعد آرام بھی تو ضروری ہے، رات میں تو کام مت کیا کرو ورنہ تمہاری صحت بھی خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ تشویش سے بولی۔ گھر جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، ماما کی کمی بےحد محسوس ہوتی ہے، کئی طرح کی سوچیں سونے نہیں دیتی۔ اس کے بجھے بجھے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ جب تمہیں اپنے گھر ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا تو خوب آرام کروں گا اور تمہیں بھی آرام سے اپنے سامنے بٹھا کر رکھوں گا، لیکن میں تمہارے سامنے اگر آرام سے بیٹھی رہوں گی تو تمہاری خدمت کون کرے گا، گھر کے کام کون سنبھالے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب تمہارا درد سر نہیں، ابھی دن رات محنت اسی لیے کر رہا ہوں کہ 2-4 ملازم افورڈ کر سکوں۔ گھر میں تم میری بیوی بن کر بس احکامات جاری کرو گی جن کی تعمیل میں بھی کروں گا۔ اس کے قطعی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا سنو، زرق کے بارے میں خبر ملی ہے مجھے۔ کہاں ہے وہ، کس حال میں ہے؟ وہ بے چین ہو اٹھی۔ بتاتا ہوں، سن لو پہلے تسلی سے۔ اس کے ساتھ شوگر لگانے والے آج اتفاق سے مجھے اپنے ہوش و حواس میں مل گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا منشیات فروشوں کا مقروض ہو گیا ہے، قرض ادا کرنے کے قابل وہ ہے نہیں، اس لیے ان لوگوں سے بچنے کے لیے روپوش ہے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں، زرق کے دشمن بنے اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بیڑا غرق ہو اس کا، جان میں جان نہیں اور جان کے دشمن بنائے گھوم رہا ہے، جانے کہاں جا کر چھپا ہے اب۔ وہ غم و غصے سے بولی۔ اپنے دشمنوں سے وہ خود ہی نپٹے گا، مگر فکر اب مجھے تمہاری ہے کہ اس کے دشمن اس کی تلاش میں تمہارے گھر تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے تمہیں اب بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پانی کی بوتل اٹھاتا وہ بولا۔ پریشان مت ہو، پہلے یہ کھانا ختم کرو پھر بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ عرش کی تسلی پر بھی وہ مطمئن نہیں تھی۔ کھانے کے دوران عرش ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا تھا، کچھ غائب دماغی سے اس کی باتیں سنتی وہ بمشکل چند نوالے ہی حلق سے اتار سکی تھی۔ جیکٹ کی پاکٹ سے ایک موبائل فون نکالتا وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ مجھے یہ فون تمہیں دینا ہی تھا تاکہ دن میں کسی بھی وقت تم سے رابطہ ہو سکے، مگر اب یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کسی بھی شخص پر تمہیں ذرا سا بھی شک ہو، کوئی خطرہ محسوس ہو یا دروازے پر آ کر کوئی زرق کے بارے میں پوچھے، اسی وقت تم مجھے فون کرو گی۔ مجھے پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے بس، اور اس دوران گھر کا دروازہ بالکل نہیں کھولنا۔ زرق کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا بھی مطالبہ لے کر آئے، تم نے اندر ہی سے اسے ٹالنا ہے، کسی سوال جواب بحث یا تکرار سے گریز کرنا، گھبرانا بالکل نہیں، میرے پہنچنے تک بہت احتیاط کرنا، سمجھ گئیں؟ عرش کے سوال پر وہ تشویش کے باوجود اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔
तुम अभी से परेशान होने लगी हो, मैं फिर किस तरह मुतमईन होकर यहाँ से जा सकूँगा? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुमने जो कुछ कहा उस पर अमल करूँगी। जब तुम हो मेरे साथ तो मुझे किस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो संजीदा मुस्कुराहट के साथ बोली। एक बात और, कल मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी का चेकअप वही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर कोई बेहतरी की सूरत निकल आएगी। अर्श बोल रहा था जबकि वह तशक्कुर से नम होती आंखों के साथ उसे देखती कुछ बोल नहीं सकी थी। अब तक वो तनहा ही अपनी माँ के लिए परेशान होती सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटती रही थी, मगर अब जो सहारा उसे अर्श से मिला था तो दिल भर आया था। बड़े से खुश रंग सेब में छुरी की नोक उतरती चली गई थी। छुरी को वापस खींचकर उसने दोबारा सेब में उतारा। बार बार ये अमल दोहराते हुए अजीब सा जुनून सवार हो रहा था उस पर। रफ्तार तेज़ तर होती जा रही थी। खुश रंग सेब का हशर नशर हो चुका था। हिजानी कैफियत में उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि छुरी की पे दर पे ज़रबें उसकी हथेली को भी ज़ख्मी कर रही हैं। किचन में उसी की तलाश में आती निदा हकदक रह गई थी। रिजाब के वहशत अंगेज़ तासुरात और हाथ से रिश्ते गाढ़े खून को देखते हुए उनके हवास गुम हो गए थे। अगले ही पल वो उसकी तरफ दौड़ी। रिजाब, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा हाथ ज़ख्मी हो गया है। छुरी उससे छीनते हुए निदा चीखी। रिजाब की आंखें गैर मामूली हद तक खुली हुई थीं, जिनमें पहचान का कोई तासुर नहीं था। पलक झपके बगैर वो यकटुक निदा को देख रही थी, जो रासिब को पुकारती उसकी खून आलूद हथेली पर टिश्यू पेपर्स रख रही थी। उसके हाथ पर बैंडेज करते रासिब ने एक बार फिर उसे देखा था, जो सर्द व सपाट नज़रों से उनको ही देख रही थी। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे ये सवाल नहीं करूँगा कि तुमने खुद को ये चोट क्यों पहुँचाई, उन्होंने कहा। चोट पर मरहम लगाने से क्या होगा? उसके सवाल पर रासिब ने रुक कर उसे देखा। तुम्हारा ज़ख्म ठीक हो जाएगा। गलत फहमी है आपकी। उसके खुनक मध्यम लहजे पर रासिब ने बगौर उसे देखा। रिजाब ने कभी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, कभी उनकी बात को रद्द नहीं किया था, कभी उनकी बात नहीं काटी थी। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे जो बोल रही थी। हर ज़ख्म अपने वक्त पर ही ठीक होता है, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। ये बैंडेज तो आपने अपनी तसल्ली के लिए की है। वक्त अपना काम करता रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसकी बैंडेज को दुरुस्त करते वो रवानी से बोले। मगर आपके पास वो मरहम नहीं जो वक्त के पास है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। सपाट लहजे में कहती वो अपना हाथ उनकी गिरफ्त से निकालती वहाँ से चली गई। छोटे से बरामदे के स्टेप्स पर बैठती वो सेहन का जायज़ा लेने लगी थी। इस नए घर में शिफ्ट हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। सभी यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आने के बाद रासिब से कहा था कि उन सबको कुछ अरसे तक इसी घर में रहना होगा। वो बहुत जल्द इस काबिल हो जाएंगे कि एक बड़ा और ज़ाती घर खरीद सकें। फिल वक्त वो अपने कारोबार पर सारी तवज्जो देना चाहते थे। रिजाब की अपनी कोई राय नहीं थी, वो पहले ही सब उनकी मर्ज़ी पर छोड़ चुकी थी। बरामदे में आते रासिब ने उसे देखा और फिर उसे पुकारते हुए कुर्सियों की सिमत बढ़ गए थे। रिजाब, वो लड़का पहले ही बहुत काबिल रहम हालत में है। अब उसे ज़बरदस्ती कैद में रख कर इलाज करवाने के लिए मजबूर करना अजीब होता जा रहा है। डॉक्टर से तफसीली बात हुई है मेरी, वो बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा, आज़ादी की रट लगाए बैठा है। उसकी काबिल रहम हालत को बेहतर करने का यही एक तरीका है। नशा करके कहीं गलाजत में ज़िल्लत की मौत मर जाने से बेहतर है कि उसे रिहैब सेंटर में तब तक कैद रखा जाए जब तक वो खुद एक साफ़ सुथरी इज़्ज़त भरी ज़िंदगी हासिल करने पर आमादा ना हो जाए। उसके कतई लहजे पर रासिब चंद लम्हों तक पुरसोच नज़रों से उसे देखते रहे थे। मैं जानता हूँ कि वो लड़का हमारा मोहसिन है, उसने हम पर एहसान किया है। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ कि वो एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आए। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हें भी पहले की तरह ज़िंदगी से भरपूर देखना चाहता हूँ? कोई किस तरह अपनी नज़रों के सामने अपनी औलाद को ज़िंदगी से दूर होता देख सकता है? तुम सर्जरी नहीं करवाना चाहती, कोई मजबूर नहीं कर रहा तुम्हें, मगर तुम अपने साथ ये सब मत करो। रासिब ने उसके बैंडेज वाले हाथ की तरफ इशारा किया। आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने जानबूझकर खुद को ज़ख्मी किया है तो आप मुझे किसी नफसियाती अस्पताल में भेज दें, हमेशा के लिए। रिजाब, रासिब दंग रह गए। यहाँ हर वक्त मेरी निगरानी की जाती है, मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। मैं अगर नॉर्मल नहीं हूँ तो निकाल दें मुझे अपनी ज़िंदगी से। रिजाब, ये क्या कह रही हो तुम? अपने आगा जान के सामने इस तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निदा की गुसीली आवाज़ में रिजाब की आवाज़ दब गई। खामोशी से रासिब उसे देखते रहे, जो सपाट तासुरात के साथ कुर्सी से उठती वहाँ से चली गई थी। रिजाब से ज़्यादा हमें ज़रूरत है नॉर्मल होने की। हमें उसके साथ अपने तौर तरीके पहले जैसे करने होंगे। हाजिक से निकाह के वक्त से लेकर तलाक तक और उसके बाद की तमाम अज़ियतों को अपनी ज़िंदगी अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। ये बात रिजाब से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। निदा अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देती बोली, जबकि रासिब बिल्कुल खामोश थे।
स्टडी टेबल के गिर्द बैठी वो किताबें फैलाए इन हमाक से नोट्स लिखने में मसरूफ़ थी जब राइमा की कॉल आ गई थी। दुराज, मैंने तुम्हें मना किया था कि जो हरकत शिराज ने तुम्हारे साथ की थी उसे दोबारा कभी ज़ुबान पर मत लाना, मगर तुमने फिर भी सरकाश भाई के सामने ज़ुबान खोल दी। बात ज़्यादा बढ़ गई तो जानती हो क्या होगा। कम से कम तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं होगा। राइमा शदीद गुस्से में थी। यानी मैंने उनके भाई के बारे में सच कहा या झूठ, उसकी तस्दीक वो आपसे कर चुके हैं। माथे पर बल डाले वो बोली। जाहिर है तुम्हारी बात सुनकर वो चुप तो नहीं बैठ सकते थे। शिराज भाई है उनका, किसी न किसी से तस्दीक तो करनी ही थी। आंखें बंद करके तुम्हारी बात पर वो यकीन नहीं कर सकते थे। अब वो शिराज से भी बात करेंगे, बात ताई अम्मी तक पहुँचेगी, फिर हमारा तमाशा बनेगा, हम ही झूठे करार दिए जाएंगे। शिराज पर पहले कोई आँच आई थी जो अब उसका कुछ बिगड़ेगा। तुम्हें आखिर ज़रूरत ही क्या थी सरकाश भाई के सामने गड़े मुर्दे उखाड़ने की। पहली बात यह कि जो जलालत शिराज ने दिखाई थी उस पर मैंने वक्ती तौर पर एहतजाज बंद किया था। आपकी और अम्मी की वजह से गूंगा बनना पड़ा था मुझे, लेकिन उसी वक्त मैंने ये अहद कर लिया था कि मुझे जब मौका मिला मैं आवाज़ उठाकर शिराज को मुंह के बल गिराऊंगी। मेरे साथ ज्यादती करनी चाहिए थी उसने। मैं गड़े मुर्दे ही नहीं उखाड़ूंगी बल्कि उसकी नस्लें तक निगल जाऊंगी उसे मुजरिम साबित करने के लिए। मैं उसके बाप की यतीम भतीजी थी, उसके बाप का माल नहीं। जिस जिल्लत से उसने मुझे दो चार करना चाहा, उससे दुगनी जिल्लत की कालक उसके मुंह पर मल दूंगी। अपने घर की इज्जत पर हाथ डालते हुए उसको शर्म आई थी जो अब मैं मुंह बंद रखकर उसे उसके भाई की नज़रों में पाक और पवित्र रहने दूं। मुझ पर गलीज निगाह डालने की सज़ा तो उसे भुगतनी ही होगी। मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई हर किसी से तस्दीक मांगता फिरेगा अपने भाई की बेगुनाही की। अब जब तक मैं खुद को सच्चा साबित ना कर लूँ चैन से नहीं बैठूंगी। शिराज अपना जुर्म कबूल करे या ना करे, उसका बेड़ा गर्क तो मुझे करना ही है। शदीद बरहमी से वो बोलती रही थी। दूसरी बात यह कि दुराज उन लोगों में से नहीं जो खुद पर होने वाले जुल्म के खिलाफ ज़ुबान बंद रखकर मज़ीद खुद पर जुल्म करते हैं। मुझे अपने लिए आवाज़ उठाने का पूरा हक है। राजा महाराजा होंगे ये दोनों भाई अपने घर के, इन सब की असलियत तो मैं ही जानती हूँ। बड़ा पूरी दुनिया में अपना मुंह काला करता फिर रहा था और छोटा घर के ही कोनों खुदरों में। दुराज, अपने हवासों में रहा करो तुम। एक तुम ही हो जो सबकी असलियत जानती हो, तुम्हारी ही हर बात ठीक है। अपने आगे किसी की सुन तो लिया करो। रहमा दरमियान में उस पर बरसी। नाजायज़ बात तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। मामला मेरी इज्जत का था और अब मेरी ज़ुबान का भी है। मैं झूठे को घर तक छोड़ कर आऊँगी, आप फिक्र मत करें। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी। वो तेज़ लहजे में बोली। दुराज, तुम मेरी ज़िंदगी हो, बहन हो मेरी। रहम करो अपनी छोटी सी जान पर। किस किस से लड़ोगी अपने लिए? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो? राइमा आजिज़ आ जाने वाले अंदाज में बोली। बजिया, जो कुछ मेरी मुट्ठी में कैद है उसने मेरी छोटी सी जान को बहुत जानदार बना दिया है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो होगा खुद ब खुद होता रहेगा। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली। दुराज, सरकाश भाई के खलूस और मेहरबानियों को किसी इम्तिहान में मत डालना। जो भी है शिराज उनका भाई है। शिराज को पहले किसी ने गलत माना था जो अब उसके मुजरिम होने का सब यकीन करेंगे। नाम तुम्हारा ना ख़राब हो, बस मुझे यह खौफ है। तुम कैसे उसे गुनहगार साबित कर सकोगी? मैं और तुम कितनी ही बार उसके जुर्म की कस्में खा लें, सरकाश भाई का यकीन डावाडोल ही रहेगा। शिराज उल्टा तुम पर ही कोई घिनौना इल्ज़ाम लगा देगा खुद को बचाने के लिए। राइमा तशवीश भरे लहजे में बोली। आप फिक्र मत करें, वो या तो अपने जुर्म का इकरार अपने भाई के सामने करेगा या फिर झोली भर भर कर जिल्लत समेटेगा। बात ख़त्म करने वाले अंदाज में वो इत्मीनान से बोली और दूसरी तरफ से राइमा ने झंझलाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। कुछ देर तक वो संजीदगी से कुछ सोचती रही, फिर सरकाश को फ्री होकर कॉल करने का मैसेज भेजा। दोबारा पढ़ने में उसका दिल ना लगा तो किताबें एक तरफ रख दी। डिस्टर्ब तो वो हो चुकी थी। सरकाश पर उसे शदीद गुस्सा था। वो हरगिज़ भी राइमा को इस मामले में शामिल करके उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर राइमा की बात भी ठीक थी कि सरकाश उसके लगाए गए इल्ज़ाम पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा, और यही सच उसकी रगों में अंगारे दौड़ा रहा था। अभी वो उस मुकाम तक ज़रकाश को लेकर नहीं पहुंच सकी थी जहां ज़रकाश उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता। वहां तक पहुंचने के लिए अभी काफ़ी वक्त और मेहनत दरकार थी। उसे अंदाज़ा था। तकरीबन 1 घंटे बाद ज़रकाश की कॉल आ गई। जब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरी बहन की बात पर कैसे यकीन आ सकता है? उनकी तस्दीक आपके लिए काफ़ी कैसे हो सकती है? आप मुझे पहले ही बता देते कि बिना सबूत और तस्दीक के मुझ पर यकीन करना मुमकिन नहीं हो सकता था आपके लिए, ताकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहती, शौक ना लगता मुझे। वो बहुत ठहरे हुए और सर्द लहजे में बोली। दुराज, मैंने राइमा से रब्ता सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं इस मामले को पूरी तरह समझ सकूं, जान सकूं। जो कुछ तुमने बताया वो मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। तुमसे सवालात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि तब भी तुम्हें यही लगता कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ।
तुम्हारी دل آزاری ہوتی، اس لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ اس معاملے کی تفصیل رائمہ سے پوچھوں، اس لیے بھی کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم سے میرا ایک رشتہ ہے تو شیراز بھی میرا بھائی ہے۔ اگر میں تمہیں جھوٹا اور اسے سچا مان لیتا تو کبھی اس سے بات کرنے کے بعد رائمہ سے کوئی سوال نہ کرتا۔ جھوٹا نہیں تو سچا بھی نہیں مانا آپ نے مجھے۔ آپ کو یہی لگا ہوگا کہ میں اپنی نفرت اور جلن میں اس حد تک پاگل ہو گئی ہوں کہ شیراز کو مشکل میں ڈالنے کے لیے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی دامن پر کیچڑ لگا رہی ہوں۔ وہ اسی سرد لہجے میں بولی۔ نہ مجھے ایسا کچھ لگا اور نہ ہی میں تم سے کبھی ایسی توقع رکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے بجیا سے اس معاملے پر بات کیوں کی؟ آپ کو معاملے کی تفصیل نہیں چاہیے تھی، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ زرکاش کی بات کاٹ کر بولی۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ شیراز کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرتے، سارے سچ جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کی نظر میں شیراز کے خلاف زہر اگلنے کے لیے اس پر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہوں۔ وہ بمشکل غصہ ضبط کیے بولی۔ دراج میں رائمہ سے رابطہ کرنے پر اس لیے مجبور ہوا تھا کیونکہ شیراز نے میرے سر کی قسم کھا کر تمہارے الزام کو رد کر دیا تھا۔ زرکاش کے اس انکشاف نے چند لمحوں کے لیے اسے گنگ کر دیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے آپ کے سر کی قسم کھائی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے میرے سر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کی۔ تم جھوٹا الزام لگا رہی ہو اس پر۔ اس کے بعد میں رائمہ سے بات نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ 100 جوتے مار کر ایک گننا چاہیے تھا، تھوکنا چاہیے تھا آپ کو اس کے منہ پر۔ وہ مزید ضبط نہیں کر سکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنا گناہ قبول نہیں کرے گا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنے سیاہ کرتوت چھپانے کے لیے وہ آپ کے سر کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ دراج، شیراز سب کچھ کر سکتا ہے مگر میرے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ زرکاش کے برہم لہجے اور شیراز پر اس کے یقین نے دراج کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا بھائی آپ کے اس یقین کی دھجیاں اڑا چکا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو صاف کہو۔ جب آپ مجھے اپنے بھائی کے سامنے جھوٹا قرار دے ہی چکے ہیں تو اب میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اب آپ پہلی فرصت میں اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے سر کی جھوٹی قسم کھائی ہے یا سچی۔ دراج، میں پہلے ہی بری طرح الجھا ہوا ہوں، اب تم۔ زرکاش، میں نے بہت آسان زبان میں بات کی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ معاملہ فہم ہے۔ آپ شیراز کو میرے سامنے لائیں، وہ میرے سامنے بھی آپ کے سر کی قسم کھا کر یہ اگر کہہ دے کہ اس نے مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی تو میں ایک لفظ بھی اپنے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہوں گی۔ اور اگر آپ اس کا اور میرا سامنا نہیں کروا سکتے تو مجھ پر بس ایک مہربانی کیجیے گا، اور وہ یہ کہ بھول جائیے گا کہ اس دنیا میں دراج نام کی کوئی لڑکی موجود ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی قسم اٹھا کر دوبارہ اپنی شکل آپ کو نہیں دکھاؤں گی، اور یہ وہ قسم نہیں ہوگی جو آپ کے بھائی نے اٹھائی تھی۔ اپنے لفظوں پر زور دیتی وہ قطعی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں شیراز کو تمہارے سامنے لاؤں گا، زرکاش نے کہا، جبکہ وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ دیوار سے پشت لگائے وہ جانے کب سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں اپنی ماں پر ساکت تھی جو معمول کی طرح در و دیوار تکتے رہنے کے بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کے چہرے پر زندگی کی کوئی رونق نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ رونق تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہاں، بس یہ اس کے ہی ہمت و حوصلے اور امیدوں کی روشنی تھی جس نے اسے کبھی حقیقت دکھائی نہیں دی۔ جو حقیقتیں روشنی میں بھی دکھائی نہ دیں وہ اندھیروں میں چھپی حقیقتوں سے زیادہ ہولناک ثابت ہوتی ہیں۔ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ عرش سے ایک نئے تعلق کو استوار کر کے واپس گھر آئی تھی تو کتنی ہی دیر تک اپنی ماں کے قدموں سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ حالانکہ اس کا دل پوری طرح سے مطمئن تھا، مگر اپنی ماں کے سامنے وہ نادم و شرمسار تھی۔ اس کی ماں بس خالی نظروں سے اسے روتا سسکتا دیکھتی رہی تھی، حالانکہ وہ اس وقت چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے برا بھلا کہے، اسے مار مار کر ادموا کر ڈالے، بالکل اسی دن کی طرح جب ایک شادی کی تقریب میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ گانے میں شریک ہوئی تھی۔ ماں کی جو نظر پڑی تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، چوٹی سے پکڑ کر اسے سب مہمانوں کے سامنے روئی کی طرح دھن ڈالا تھا۔ سب عورتیں انگشت پدندہ رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کے عتاب سے اسے بچانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کی پرورش اور بندشوں میں بھول کر وہ ایسی بے حیائی کرنے کی جرت کیسی کر گئی۔ اسے یاد تھا کہ ماں اسے مارتے مارتے گھر تک لائی تھی اور ایک کونے میں پٹک دیا تھا۔ سارا دن ایک گلاس پانی تک اسے پینے نہیں دیا تھا۔ ماں سے معافیاں مانگتے مانگتے روتے روتے وہ مر ہی جاتی اگر رات میں گھر آ کر باپ خلاصی نہ کرواتا۔ اس دن وہ چاہتی تھی کہ ماں وہی سلوک اختیار کرے، مگر وہ تو بس پتھر کا بت بنی اسے تکتی رہی تھی۔ ضرورت مجبوری بن جائے یا مجبوری ضرورت، انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی نظروں سے گرا ہے یا کسی کھائی میں۔ فون کی تیز چنگھاڑ پر اس نے تیزی سے اپنی آنکھوں کو خشک کیا تھا۔ بغور عرش نے اسے دیکھا تھا جو قریب آتی جا رہی تھی۔
اس کی متورم آنکھیں اور چہرے پر بکھرا حزن و ملال عرش کے دل کو بھی بے چین کر گیا تھا۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ گھنی شاخوں تلے پھیلی تاریکی سے گزرتا باؤنڈری تک پہنچ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو نڈھال تھی۔ سنائشہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم یوں حوصلہ ہار بیٹھو گی۔ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے عرش، بھرائے لہجے میں بولتی وہ اپنی سسکیاں نہیں روک سکی تھی۔ گہری سانس لے کر عرش نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں بہت تھک چکی ہوں، نہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے نہ بدل رہا ہے۔ سر اٹھا کر اس نے دھندلائی نظروں سے عرش کو دیکھا۔ ہو رہا ہے سب ٹھیک، بدل بھی رہا ہے، بس تم اپنی مایوسی میں یہ دیکھ نہیں پا رہی، عرش نے کہا، مگر وہ اس کے سینہ پر چہرہ ٹکائے گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہی تھی۔ عرش اس کے جذبات اور کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ جانتا تھا کہ جب تک اس کا دل ہلکا نہیں ہوگا وہ کچھ بھی سمجھنے پر مائل نہیں ہوگی۔ کل وہ زنائشہ کے ہمراہ اس کی امی کو ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے لے گیا تھا۔ جانے کتنے ہی ٹیسٹ ڈاکٹر نے چیک اپ کے فوری بعد لکھ کر دے دیے تھے۔ باقی سارا دن مختلف ٹیسٹ کروانے میں ہی گزر گیا تھا۔ سارے ٹیسٹ کی رپورٹس لے کر آج پھر ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ یقیناً زنائشہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ امیدیں لگا چکی تھی، ورنہ عرش جانتا تھا کہ وہ اتنے کمزور اعصاب کی مالک نہیں کہ یوں ٹوٹ کر بکھر جائے۔ حقیقت کو قبول کرنے میں اسے کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ آج وہ زنائشہ کی طرف سے فکر مند تھا، وقتاً فوقتاً فون پر اسے سمجھاتا بھی رہا تھا۔ یہ راج سے جلدی فارغ ہو کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ زنائشہ کو اس کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت یوں ہی سوگواری میں گزرا۔ زنائشہ کی سسکیاں مدھم ہوئی تب اسے شانوں سے تھام کر عرش نے اسے باؤنڈری پر بٹھایا۔ زنائشہ، ڈاکٹر بالکل نا امید نہیں ہے تو تم کیسے امید چھوڑ سکتی ہو؟ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا اسے مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ ڈاکٹر نے ان کو لا علاج قرار تو نہیں دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق کامیابی کے امکانات 100% نہیں، مگر بہتری کے امکانات بالکل ہی نہیں، ایسا کچھ تو نہیں کہا ڈاکٹر نے۔ ڈاکٹر کو علاج پر بھروسہ ہے، اگر وہ بالکل نا امید ہوتا تو دواؤں اور پرہیز کے طویل پرچے تمہارے حوالے نہ کرتا، تمہاری امی کے بارے میں تم سے بات کرنے میں اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہ کرتا، بلکہ ہمیں ٹالنے کے لیے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیتا۔ تمہاری امی کے معاملے میں ڈاکٹر نے بالکل صاف بات کی ہے تم سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تم نے ہی اپنی امی کی دیکھ بھال کرنی ہے، لہٰذا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا علاج طویل اور صبر آزما ہوگا، تاکہ تم ذہنی طور پر تیار رہو، ہمت نہ ہو رہو۔ مگر تم ڈاکٹر کی 100% امکانات نہ ہونے والی بات کو پکڑ کر ابھی سے ہی حوصلہ کھو بیٹھی ہو۔ تم اس طرح تھک کر بیٹھ جاؤ گی تو ڈاکٹر کو چند فیصد بھی کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ 100% بہتری نہ بھی ہو، مگر اتنا تو ہوگا کہ تمہاری امی کی ذہنی صلاحیتیں بحال ہوں گی، حسیات کام کرنا شروع کریں گی۔ تمہارے لیے یہ بھی بہت ہوگا کہ وہ تمہیں پہچاننے لگیں، تمہاری بات کو سمجھنے لگیں۔ وہ میری اور تمہاری طرح نہ ہو پائیں، لیکن ان کی اس حد تک بہتری بھی کیا خوشی کا باعث نہیں ہوگی؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہوگا کہ امی مجھے پہچان لیں، مجھے سنیں سمجھیں، وہ بھیگے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ ان کی عمر اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے تم سے جو کہا تھا اس سب کو گہرائی سے جانچنے کی ضرورت تھی۔ اس طرح رونے اور پریشان ہونے سے کچھ حاصل ہونے والا ہوتا تو میں تمہارا ساتھ ضرور دیتا۔ عرش کے خفگی سے کہنے پر اس نے سر جھکا لیا۔ عرش، امی کے لیے جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب تو زرق کو کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی ذمہ داری نبھا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بس خاموش رہو، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ زرق بھی ایک دن اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری پریشانی اب صرف تمہاری نہیں ہے، میں زرق کو واپس لاؤں گا۔ مجھے ہر اس انسان کی قدر ہے جس سے تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ اپنے عزیز ترین رشتوں کو کھو دینے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اپنے گنے چنے چند رشتوں کو کھونے کی اذیت سے گزرو۔ وہ تمہارا بھائی ہے، جلد یا بدیر اسے تم تک واپس آنا ہی ہوگا۔ عرش کے پر یقین لہجے پر وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بس یوں ہی ایک دوسرے کو حوصلہ اور سہارا دیتے ہوئے ہمیں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ ان صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد منزل تک پہنچنے کی خوشی بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اس کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں امیدوں کے دیے روشن کرتا جا رہا تھا۔ زنائشہ کو اس کا جادوئی لہجہ اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھوں کا لمس بہت پرسکون کر رہا تھا، طمانینت بخش رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ عرش کی موجودگی میں کوئی مصیبت اسے نہیں توڑ سکتی۔ سنو، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ عرش اچانک بولتا اسے چونکا گیا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ اس کی حیرت پر عرش نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل زنائشہ کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں جب عرش اس کے گھٹنوں پر سر رکھتا باؤنڈری پر دراز ہوا۔ مدھم روشنی میں آج پھر زنائشہ کا دل چاہا تھا کہ اس کے سنہری چمکتے بالوں کو ذرا چھو کر دیکھے۔
उन की मुलायमत को अपनी उंगलियों पर महसूस करे। मगर कोई रुकावट ना होने के बावजूद हक हासिल होते हुए भी वो चुपके से भी ये हिम्मत नहीं कर सकी थी। उसके सर की तरफ ज़रा हाथ बढ़ाने का सोच कर ही हाथ में लर्जिश सी दौड़ने लगी थी। दूसरी जानिब उसकी कैफियत से बेखबर वो अपनी शहद रंग आंखें उस पर जमाए बोलना शुरू कर चुका था। तुमको तो पता ही है कि अपना घर वापस हासिल करने के लिए मुझे मज़ीद रकम की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि वो रकम जमा करते करते जाने कितने दिन लग जाएं, तो क्यों ना वो रकम मैं बतौर कर्ज़ किसी से ले लूँ। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने गैराज के मालिक से बात की थी। फिर क्या जवाब दिया उसने? सुनाइशा ने बेताबी से पूछा। राज़ी हो गया है वो, बस 1 हफ़्ता मांगा है उसने, फिर वो रकम मेरे हवाले कर देगा। सच? वो हैरत और खुशी से निहाल हो गई। हाँ, सच में ऐसा ही है। वो इनकार क्यों करता? मैं उसका पुराना भरोसामंद और बहुत काम का वर्कर हूँ। वो जानता है कि मैं अपने घर के लिए उससे कर्ज मांग रहा हूँ। अर्श, मैं खुशी से पागल होने वाली हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल जाएगा, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन कर्ज की वापसी किस तरह करोगे तुम? उसे अचानक ख्याल आया। वो कर्ज मेरी तनख्वाह से कटता रहेगा, बस चंद माह लगेंगे कर्ज उतरने में। और तुम अखराजात की बिल्कुल फ़िक्र मत करना, तुम्हारी अम्मी के इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। लेकिन अर्श, तुम पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। मैंने अभी कहा है कि कोई फ़िक्र मत करना, अब तुम इस बारे में कुछ ना सोचना। मुझे जो ठीक लग रहा है वो मुझे करने दो। कम अज़ कम इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वो कतई लहजे में उसे खामोश करवा गया। अब 1 हफ़्ते बाद मैं अपना घर हासिल कर लूँगा, फिर तुम घर देखने मेरे साथ चलना। वो घर बहुत खूबसूरत है और अब वो सिर्फ तुम्हारा है। वहाँ स्याह सफ़ेद की मालिक तुम होगी। नहीं आश, वो तुम्हारा घर है। एक ही बात है जुनाइशा, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तुम्हारा मेरा का तकल्लुफ़ हमारे दरमियान नहीं रहा अब। हमारे पास जो कुछ है एक दूसरे का ही है। अर्श के समझाने वाले अंदाज पर वो अस्बात में सर हिलाती मुस्कुराई, मगर यकलख्त उसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब उसकी निगाह अर्श के स्याह बैग तक गई थी। ये मखसूस स्याह बैग आज बहुत दिन बाद अर्श के पास देखकर उसका चौंकना लाजमी था। अर्श, ये बैग इसे साथ क्यों लाए हो? उसके झिझकते लहजे पर अर्श ने बगौर उसके तासुरात देखे। तुम्हें क्या लगता है? पहेलियाँ मत बुझवाओ, मुझे बताओ कि अभी से साथ क्यों लाए हो तुम? वो उलझे अंदाज में बोली। सुनाइशा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अर्श की गहरी संजीदा नज़रों पर वो चंद लम्हों के लिए खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही। अर्श, तुम्हारा ये सवाल अब कोई मानी नहीं रखता। मुझे बस ये हैरत है कि इस बैग को साथ लाने की वजह क्या है? वो नरम लहजे में बोली। वजह बहुत अहम है और वो ये कि इस बैग में हमारा डिनर है। मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता वो उठ बैठा। मुझे अंदाज़ा था कि आज तुम पर शदीद मायूसी का दौरा पड़ा है, अपने साथ साथ मुझे भी भूखा मार दोगी। बैग उठाता वो उसे खजल कर गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आज तुम जल्दी आए हो तो मैंने सोचा कुछ देर बाद खाना ले जाऊंगी। तुमने क्यों फजूल खर्ची की? अब तक तो मुझे फुर्सत ही नहीं थी कि तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर कोई चीज़ लाता। फरमाइश अब तक किसी चीज़ की तुमने नहीं की। आज मौका मिला तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ ले आऊँ। साथ में तुम्हारी अम्मी की वो दवाएँ भी हैं जो रह गई थीं, और फल भी हैं उनके लिए। तुम ये बैग घर ले जाना। खुशबू उड़ाती बिरयानी का बॉक्स निकालता वो बोला। ज़रा रुको, मुझे प्लेटें तो लाने दो, वो बोली। बैठी रहो, एक तो तुम्हें बड़ा शौक़ है मुझे यहाँ छोड़ छोड़ कर भागने का, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी यहाँ गुजारना क़यामत होता है मेरे लिए। ऐसे ही शुरू करो, बस खाओ। उसके डांटने वाले अंदाज पर वो हंस दी। खाना तो बहुत उम्दा है, वो तारीफ़ किए बगैर ना रह सकी। अर्श, तुम्हें तो ऐसे ही अच्छे अच्छे खानों की आदत होगी, फिर तुम मेरे पकाए गए सादा से खाने रोज़ कैसे खा लेते हो? उसके बुझे लहजे पर अर्श ने हैरान होकर उसे देखा। बात सुनो, दुनिया का अच्छे से अच्छा खाना भी मेरे लिए तुम्हारे पकाए गए खानों के सामने अहम नहीं हो सकता। मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा। खाना मुरक्कन हो या सादा, खाना बस खाना होता है। तुम्हारे हाथ में जो जायका है वो लाजवाब है, बिल्कुल मेरी मामा जैसा। शादी के 10 साल बाद भी अपनी इस बात पर कायम रहो तो मानो। वो मुस्कुराहट छुपाए बोली। अल्लाह को मानो, अज़दवाजी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम 10 साल आगे पहुँच गई। अर्श ने खचमगी लहजे में कहा। अच्छा, एक बात बताओ। अपने हिस्से का लेग पीस अर्श के बॉक्स में रखती वो बोली। जब लड़का और लड़की एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो क्या वो एक दूसरे से इसी तरह मिलते हैं, इसी तरह बातें करते हैं जैसे हम मिलते और बातें करते हैं? अल्लाह का खौफ करो, हरगिज़ नहीं। अर्श उसी अंदाज में बोला। तो इतना जलकर जवाब क्यों दे रहे हो तुम? वो हत्थे से उखड़ी। तो सवाल भी ना करो ऐसे। तुम मोहब्बत करने वालों को रो रही हो। मैं तो दावा से कह सकता हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी किसी जोड़े की ज़िंदगी ऐसी रूखी फीकी नहीं हो सकती जैसी कि हमारी है। कहीं तो प्यार, कहीं तो गर्मजोशी झलकनी चाहिए। मुझे क्या पता मुझे कौन सा मोहब्बत शादी का तजर्बा रहा है, वो नागवारी से बोली।
मैं हूँ तो तुम्हें सब सिखाने के लिए। हाँ, जैसे सालों से तुम यही तजर्बे हासिल करते रहे हो। वो तेज़ी से बात काट कर बोली। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो क्या? अर्श ने हैरत से उसे देखा। नहीं, लेकिन अगर तुम इसी तरह आधी रात में मुझे फ़ोन कर करके तंग करते रहे तो ज़रूर झगड़े होंगे हमारे। वो तुनक कर बोली। कैसी लड़की हो तुम? एक तो मेरी नींद, चैन और सुकून कब्जे में करके बैठी हो। आवाज़ सुनकर ही थोड़ी तस्कीन हासिल करना चाहता हूँ तो वो भी तुम्हें अजाब लगता है। कहाँ मिलेगा ऐसा चाहने वाला इंसान जो फजर की अजानों पर तुम्हें फ़ोन करता है ताकि नमाज का वक्त ना निकल जाए। फजर की अजानों पर नहीं, अजान से बहुत पहले जगा देते हो तुम। वो हैरत और सदमे से याद दिला रही थी। हाँ, तो थोड़ा पहले उठकर अपने शोहर का हाल दिल सुनकर सवाब ही तो हासिल करोगी। वैसे तो मेरी खातिर हार सिंगार तक नहीं करती। 6 गज़ के शामियाने में छुपकर यूँ आती हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैं तुमसे खुश ना रहा तो याद रखना, अल्लाह की रज़ा भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। सवाब कमाने के और भी रास्ते हैं। मुझे नहीं सुनना नींद में डोलते हुए तुम्हारा हाल दिल। खाना अधूरा छोड़ देना अच्छी बात नहीं, वरना सब छोड़ छाड़ कर अभी यहाँ से चला जाता हूँ। वो शदीद खिफ़्फ़त से बोला। जाओगे कहाँ? वापस तो यहीं आओगे, वो भी तड़प तड़प कर। सुनाइशा मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करती बोली। तुम्हारी इसी ढिठाई के लिए अमीर मीनाई फरमा गए हैं। क्या? वो हंसी। जो मुझ पे गुजरती है कभी देख ले सालिम, फिर देखूं कि रोना तुझे क्यों कर नहीं आता। कहते हैं ये अच्छी तड़प है दिल की तुम्हारे, सीने से तड़प कर कभी बाहर नहीं आता। अर्श के अंदाज़े सुखन पर वो खिलखिलाकर हंसती चली गई। आज तो उसने अपनी किताबों को भी खोल कर देखा, बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा, घर के काम भी खुद करती रही। मैंने उसे किसी बात पर ना रोका टोका, अनजान बनी रही। मैंने उससे कहा कि घर के लिए और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है तो कल वो चले मेरे साथ, तो कहने लगी चलूँगी। वाकई? रासिब ने बेयकीनी से निदा को देखा। वो अभी घर वापस आए थे और निदा सारे दिन की रिजाब की मसरूफियात से उनको आगाह कर रही थी। अब क्लास के मिजाज तेवर कैसे होंगे ये मैं नहीं जानती। अब वो सेशन के लिए जाएगी तो मुझे भी साथ लेकर चलिएगा। मुझे उसके डॉक्टर से खुद कुछ बातें करनी है। ठीक है, अभी कहाँ है रिजाब? रासिब ने पूछा। अभी तो अपने कमरे में ही होगी। निदा के बताने पर वो सीधा रिजाब के कमरे की तरफ बढ़ गए। खिड़की के करीब खड़ी वो पिछले सहन में फैले सन्नाटे में बिखरते खुश्क पत्तों को देख रही थी। नीम व दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे मतवज्जा किया था। रासिब खुशगवार सी हैरत में मुब्तला हुए थे जब रिजाब ने उनको सलाम किया था। बेशुमार दिन के बाद रिजाब ने उनको आज सलाम किया था। अपनी हैरत को जाहिर ना करते हुए उसका सर थपथपाते खिड़की से पिछले सहन की तरफ मतवज्जा हुए। आज आपको वापस आने में देर हो गई। भाभी ने बताया था आपको डॉक्टर से मिलने भी जाना है। क्यों बुलाया था उन्होंने? रिजाब, तुम्हारी एक ख्वाहिश ने कोई हज़ारों चक्कर लगवा दिए हैं रिहैब सेंटर के। फ़रार होने की धमकी दे रहा है वो। आगा जान वो नशे का आदी है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। आप गुस्से में उसे समझाएं, पुलिस का हवाला देकर डराएं। मैं ये सब कर चुका हूँ। आखिर कब तक उसे डरा धमकाकर इलाज पर मजबूर किया जा सकता है? अब तो वो खुद कहता है मुझे पुलिस के हवाले कर दो मगर नशा नहीं छोड़ूंगा। आगा जान, किसी भी तरह बस उसका इलाज मुकम्मल करवा दें। नशे की लत से उसे निजात मिल जाएगी तो उसे अंदाज़ा होगा कि वो अपने साथ क्या कर रहा था। अभी तो वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है। आप उससे कह दें कि कुछ वक्त वहाँ इलाज करवाता रहे। आप उसे पैसे देने का लालच दें, रुपये पैसों के लिए वो राज़ी हो जाएगा। वो इल्तिजाई लहजे में बोलती तदाबीर भी बता रही थी। ठीक है, ये काम भी करके देखता हूँ, मगर मुझे फिर भी ये मामला काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। रासिब संजीदगी से बोले। आगा जान, संवरे हुए को बिगाड़ना बहुत आसान होता है, मुश्किल है तो बिगड़े हुए को संवारना। मुझे यकीन है कि ये मुश्किल काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उसके माँ बाप बहन भाई होंगे, उन सबको उससे बहुत उम्मीदें होंगी। वो ठीक होगा तो जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी, जाने कितने दिल आबाद हो जाएंगे। उससे बढ़कर कोई अच्छा काम क्या हो सकता है? हाँ, तुम्हारा ऐसा सोचना मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी याद रखना कि मुझे तुमसे भी बहुत उम्मीदें हैं। बहुत कामयाबियाँ हासिल करनी हैं तुम्हें, एक बड़ी डेंटिस्ट बनना है तुम्हें। रासिब के पुरुम्मीद लहजे पर उसने इस्बात में सर हिला दिया। आगा जान, आप अब मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। अभी आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है, मैं चाहती हूँ आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मसरूफ़ भी हो जाऊँगी। मैं आपके लिए एक अच्छी डेंटिस्ट ज़रूर बनूँगी, लेकिन आपको भी मेरे लिए एक कामयाब बिजनेसमैन बनना होगा। अब तो बनना ही पड़ेगा, तुमने जो कह दिया। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश डाल दूँ। रासिब के कहने पर उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। बालों में ब्रश फेरते हुए उसने वाल क्लाक में वक्त देखा।
कोई 10 मिनट पहले उसे इतला मिल गई थी कि ज़रकाश वेटिंग रूम में मौजूद है। वो जानती थी कि ज़रकाश तन्हा नहीं आया होगा, लिहाजा इत्मीनान से जाने के लिए तैयार होते हुए वो जानबूझकर शिराज को इंतज़ार में रखना चाहती थी। मज़ीद 5 मिनट गुजरने के बाद वो शानों पर दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से निकल गई। सीढ़ियाँ उतरकर वो आगे बढ़ती यकदम रुकी जब उसने ज़रकाश को अपनी तरफ आते देखा। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर शिराज को यहाँ ले आया हूँ, लेकिन जो भी बात करनी है तहम्मुल से करना। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हो और तमाशा बन जाए। यहाँ तुम्हारा एक इमेज है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसे ताकीद करते हुए ज़रकाश यकदम खामोश हुआ, जबकि दुराज अजीब सी नज़रों से उसे देखती विजिटिंग रूम की जानिब बढ़ गई। उसके चेहरे पर उभरती इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट ने सामने खड़े शिराज की रगों में खून खौला कर रख दिया था। दुराज सीधी उसके मुकाबिल जा रुकी थी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। दुराज के मुज़हका खैज लहजे, दिल जला देने वाली मुस्कुराहट ने शिराज का चेहरा गुस्से में तपा दिया था। यहाँ मजमा लगवाकर बेइज्जत होने का हौसला नहीं तो बकवास बंद रखना, वरना सारी असलियत मैं भी खोल कर रख दूंगा। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर खुद सती सावित्री ना बन समझी। वो सीधी नज़रों से उसे घूरता शिराज भींचे लहजे में भड़का। तुम क्या असलियत खोलोगे? ये काम तो मैं कर चुकी हूँ। ज़रा सी भी शर्मो हया तुम में होती तो मेरे सामने सीना तान कर आने के बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरते। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, मरोगी तो तुम मेरे हाथों, तुम्हें दफन करके 7 समंदरों का पानी पीऊँगा। आस्तीन में छुपी नागिन, वो गुर्राया। घाट घाट का पानी पीने वालों के मुँह से समंदरों की बातें अच्छी नहीं लगती। 7 में से एक समंदर भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा फ़िरौन के चेले। मैं सती सावित्री हूँ या नहीं, इस बहस में पड़ने के बजाय अपने गिरेबान में झांको। अपने ही घर की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदने वाले कसाई, मर्द और इंसानियत के नाम पर धब्बा हो तुम। ज़ुबान काट कर फेंक दूंगा अगर मुझ पर कोई घटिया इल्ज़ाम लगाया। सब समझ आ रहा है मुझे। खुद को मजलूम साबित करके तुम मेरे भाई की नज़रों में महान बनना चाहती हो। एहसान फरामोश लालची औरत, तुम्हारे रंग ढंग मैंने अगर भाई को बता दिए तो भीख में भी तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा। थूकेंगे भी नहीं वो तुम पर। शिराज, जो बात करने आए हो वो करो, एक दूसरे की धज्जियाँ मत उड़ाओ। दरमियान में सख्त लहजे में बोलते ज़रकाश ने दोनों को तनबीही नज़रों से देखा। भाई, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये गुर्बत की मारी, भूखी और मुफलिस ज़र ज़मीन की हवस है इसे। आपकी हमदर्दी हासिल करके ये बहुत कुछ खैरात में लेती रही है, मगर अभी इसकी हवस ख़त्म नहीं हुई। ये जो कुछ कह रही है वो सब इसका मकर फ़रेब है, लालच है। इसे रुपए पैसे का मुफ्त की दौलत के लिए ये अपनी इज्जत भी दांव पर लगा सकती है। इस बात का सबूत वो इल्ज़ाम है जो ये मुझ पर लगा रही है। मुझे आपकी नज़रों में गिराकर ये अब मज़ीद फ़ायदे आपसे हासिल करना चाहती है। शिराज शोलाबार नज़रों से दुराज को घूरता ज़रकाश से मुखातिब था। मैं जो हूँ सो हूँ, मगर तुम खुद क्या हो? झूठ के उबलते गटर में गिरे हुए बदबूदार गलीज़ आदमी हो तुम। मैं ज़र ज़मीन की भूखी सही, मगर तुम तो जन के भूखे हो। शैतान सिफ्त भेड़िए हो जो अपने ही घर में नकब लगाने से नहीं चूकता। जहरखंद नज़रों से शिराज को घूरती वो गुर्राई। बकवास बंद करो, अपने ही जैसे किसी ड्रामेबाज के मुंह पर जाकर ये झूठ बोलो बेशरम। जिस घर में मेरी माँ बहनें मौजूद थीं वहाँ मैं ऐसी शर्मनाक हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। सब तुम्हारी तरह चंद टकों और आसाइशात के लिए अपनी इज्जत के जनाजे निकालने वाले नहीं होते। शिराज, होश में रहकर बात करो वरना चलो यहाँ से। गलती की मैंने जो यहाँ तुम्हें लाया। ज़रकाश मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सका। भाई, मैं अब इस झूठी को जहन्नुम रसीद करके ही यहाँ से जाऊँगा। अगर मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं तो इसके पास भी क्या सबूत है कि मैंने इस पर बुरी नज़र डाली थी। ये क्या बार बार भाई 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 किए जा रहे हो? भाई से पूछकर नशे में धुत मेरे पास आए थे क्या, या इनसे पूछकर अपना मुंह काला करने आए थे? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शिराज एकदम मुश्तिल होता उस पर झपटा, मगर बरवक्त ज़रकाश दरमियान में आ गया था। मत रोके इसे, ये काम ये पहली बार नहीं कर रहा। औरत पर हाथ उठाने वाला बुज़दिल है ये। दुराज भड़क उठी। अपनी माँ बहनों की मौजूदगी में तुम आबे हयात नोश करके घर आ सकते हो तो घर की इज्जत पर भी हाथ डाल सकते हो, क्योंकि तुम जानते थे कि अपनी माँ बहनों से तुम्हें शह मिलेगी। अपनी आंखों से तुम्हारी जलालत देखने के बाद भी वो तुम्हें मासूम करार देंगी। तुम्हारे स्याह करतूतों को छुपा छुपा कर आज वो तुम्हें किस मुकाम पर ले आई हैं कि गुनाह करके भी मुझ पर गुर्रा रहे हो तुम। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें, भाई, सब के सब दोगले हो। दुराज, मेरी माँ बहनों को तुम दरमियान में नहीं लाओगी, सुना तुमने? ज़रकाश की बुलंद आवाज़ पर दुराज की रगों में शरारे दौड़ गए थे। बात मेरी इज़्ज़त, मेरे किरदार पर आएगी तो मैं आपके बाप को भी दरमियान में लाऊंगी। वो चीख उठी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई की मोहब्बत में? इस अयाश की अयाशियों के लिए रुपए कमा कमा कर सठिया गए हैं क्या? अकल घास चरने भेज दी क्या? साकित नज़रों से ज़रकाश उसे देखता रहा, जो सुर्ख आंखें उस पर निकाले हलक के बल चीख रही थी।
वो इस दुराज को पहचान नहीं सका था, बस गंग नज़रों से उसे देखता रहा। दुराज, मेरे भाई की शान में अगर तुमने अब कोई गुस्ताखी की तो ज़ुबान खींच लूँगा। चंद सिक्कों के इवज़ बिकने वाली नीच औरत, मेरे भाई के जूतों पर लगी खाक भी नहीं तुम। शिराज खून रंग आंखों से उसे घूरता मुश्तिल हुआ। भाई, आपने देख लिया अपनी आंखों से इसकी असलियत। ये है इसका असल चेहरा। ये जिसका खाती है उसी पर गुर्राती है। इसकी बेगैरती और काले करतूत की वजह से अल्लाह का अजाब पड़ा इसके माँ बाप पर। वो दोनों एड़ियाँ रगड़ते हुए मरे हैं। शिराज के भड़कते हुए हकारत ज़दा लहजे पर दुराज की रगें तन गई। सुर्ख चेहरा मारे जलाल के तिमतिमा उठा था। अगले ही पल चील की तरह शिराज पर झपटती वो उसका गिरेबान दबोच गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप का जिक्र भी अपनी गलीज़ ज़ुबान पर लाने की? मेरे माँ बाप तो इज्जत से अदम को सुधार गए हैं। एड़ियाँ रगड़ते हुए, खून थूकते हुए तो तुम सबके सब जाओगे दुनिया से। तेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। शिराज का गिरेबान झंझोड़ती वो गुस्से में पागल हो रही थी। शिराज एक झटके में उसे दूर धकेलने में कामयाब हो गया था। दूसरी जानिब ज़रकाश अपनी जगह साकित सपाट नज़रों से ये सब देख रहा था। आप अपनी माँ बहनों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं भी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं थूकती हूँ आप पर और आपके एहसानों पर। एक बार फिर वो ज़रकाश पर हल्के बल चीखी और दोबारा शिराज की तरफ मतवज्जा हुई। और तुम किस बेशर्मी से सबूत की बात कर रहे थे? सबूत तो तुम अपने बाजू पर सजाए घूम रहे हो, जहाँ मेरे दांतों के निशान होंगे। मैं तो वो नागिन हूँ जिसका काटा हुआ तुम्हारी 7 नस्लें भी नहीं भूलेंगी। हिम्मत है तो दिखाओ अपने बाजू पर गुनाहों के सबूत अपने भाई को। है इतनी हिम्मत? सुर्ख आंखों से शिराज को घूरती वो गर्जी, जबकि शिराज बस एक पल के लिए बौखलाहट का शिकार हुआ था। उड़ गया चेहरे का रंग। अब क्या बहाना बनाओगे? भौंको जल्दी। वो गुर्राई। तुम्हारा ये नाटक भी भाई की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सब जानते हैं मोहल्ले में हज़ारों लड़ाइयाँ हुई हैं। चोट के हज़ारों निशान जिस्म पर लिए घूम रहा हूँ। लिहाजा अपनी झूठ की दुकान कहीं और जाकर चमकाओ। शिराज हकारत ज़दा अंदाज में बोला। तुम्हारे कच्चे चट्टे खोल रही हूँ, वो काफ़ी नहीं है। बातों में घुमाने के बजाय अपने गुनाह का सबूत जान से प्यारे भाई को दिखाओ। चबा चबा कर वो जहरखंद लहजे में बोली, जबकि शिराज ने एक निगाह ज़रकाश को देखा, जो खामोश नज़रों से उसे ही देख रहा था। भाई, ये शातिर लड़की है। मेरी चोटों के निशानों को ये कोई और ही रंग देकर मुझे झूठा साबित करना चाहती है। सच तो ये है कि ये खुद बेराहरवी का शिकार, सड़कें नापने वाली बदकार लड़की है। ये मुझे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती रही है। मैंने नहीं, इसने मुझ पर बुरी नीयत रखी, मुझ पर हमला किया था। मैं इसके काबू में नहीं आया तो। शिराज की बात अधूरी रह गई जब दुराज ने आगे बढ़कर उस पर थूक दिया था। दम बखूद रह जाने वाला शिराज इससे पहले कि होश में आता, ज़रकाश ने एक झटके से दुराज को अपने सामने किया। अब मेरे चेहरे पर भी थूको। थूक तो मुझ पर भी। भींची हुई आवाज़ में वो उससे मुखातिब हुआ, जो तेज़ नज़रों से उसे देखती रही और फिर उसकी गिरफ्त अपने बाजू से हटाती पीछे हटी। भाई, आप दरमियान से हट जाएं। आज ये नहीं या मैं नहीं। गर्दन उतार कर फेंक दूंगा इस बेगैरत की। शिराज आपे से बाहर होता दहाड़ा। बेगैरत तो तुम हो, जिसका खाते रहे, जिसका दिया पहनते रहे हो, जिसके रुपयों पर अयाशियाँ करते रहे हो, नोचते रहे हो गिद्ध की तरह, उसी की झूठी कसम खाते हो। इतने ही सच्चे हो तो ताई अम्मी के सर की कसम खाकर कहो, मेरा इल्ज़ाम गलत है। तुमने मुझ पर शैतान बनकर हमला नहीं किया था। उठाओ उस औरत की कसम जिसने तुम्हें पैदा किया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद मैं एक लफ्ज़ भी और नहीं बोलूँगी। उसके चैलेंज देने वाले कतई अंदाज पर शिराज के तासुरात बदले थे। तुम जैसी आवारा लड़की के लिए मैं अपनी माँ की कसम उठाऊँ? जाकर शक्ल देखो आईने में। इसी शक्ल पर एक दिन मैंने भी ना थूका तो शिराज नाम नहीं मेरा। अब तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो। तुम्हारी सारी बकवास मेरे जूते की नोक पर। शिराज गैज़ो गज़ब में उस पर दहाड़ता फिर रुका नहीं था। जहरीली नज़रों से बाहर निकलते शिराज को देखने के बाद वह ज़रकाश की तरफ मतवज्जा हुई। अब कोई मुझे झूठा समझे या सच्चा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती थी कि वो ताई अम्मी की झूठी कसम नहीं खा सकता, इसीलिए दुम दबाकर भाग गया। मैं जो साबित करना चाहती थी वो साबित हो चुका। अब आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस भाई पर आपको बहुत भरोसा और यकीन है, उसकी नज़र में आपका क्या मुकाम और हैसियत है। वो सर्द लहजे में बोली और फिर किसी भी जानिब देखे बगैर विजिटिंग रूम से बाहर निकल गई थी।